पढ़ते हैं कि टीचर सेंटर जो एजुकेशन होती है, ठीक है, टीचर सेंटर एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट पुट ऑल द फोकस ऑन द टीचर। स्टूडेंट का फोकस किसके ऊपर रहता है? टीचर के ऊपर रहता है, ठीक है। टीचर टॉक एंड वाइल स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली लिसन। टीचर बोलता है, स्टूडेंट क्या करते हैं? सुनते हैं। डूइंग द एक्टिविटीज स्टूडेंट वर्क अलोन। एक्टिविटीज के दौरान क्या होता है कि स्टूडेंट अकेला काम करता है, वहां पे उसको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, जो उसके हिम्मत को बढ़ावा मिलना चाहिए, उसके कोलेबोरेशन की क्या होती है? कमी होती है थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट के इसके फायदे क्या है इस मेथड के हम बात करें तो, कि थोड़ी स्क्रीन में बड़ी कर लेती हूँ। देखो इसके फायदे क्या है ना, फायदे अगर हम दिखाई देखें तो मुझे क्या है? वॉइस कम आ रही है, या तो हल्का सा लाउड बोलोगे आप? आवाज, आप किसी और को कोई दिक्कत है आवाज के अंदर? नो मैम। नहीं मैम। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं अभी और थोड़ा सा लाउड बोलती हूँ। जिसको लाउड लगे वो थोड़ा ना कम कर लेना, अपनी वॉल्यूम कम कर लेना। हाँ जी, देखो इसमें क्या है, व्हेन एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड, जब भी एजुकेशन टीचर सेंटर होती है ना, तो क्लासरूम क्या होता है? एक ऑर्डर में मेंटेन रहता है ना, क्लासरूम के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन रहता है। स्टूडेंट क्या रहते हैं? चुप रहते हैं, क्वाइट रहते हैं। टीचर क्या रहता है? रिमेन फुल ऑफ कंट्रोल। टीचर का कंट्रोल रहता है किसमें? क्लासरूम पे और क्लासरूम की एक्टिविटीज पे, मतलब डिसिप्लिन ज्यादा बना रहता है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि टीचर ने तो करवा दिया, अब स्टूडेंट को खुद से करना पड़ेगा। स्टूडेंट लर्न ऑन देयर ओन, दे लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, मेक देयर ओन डिसीजन। वो खुद के अपने खुद के डिसीजन बनाते हैं यहाँ पे। इसका थोड़ा सा ड्रॉ, इसके फायदे ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट खुद से लर्न करना सीखता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट काम करता है वो, और अपने खुद के फैसले ले पाता है। बिकॉज द टीचर डायरेक्ट, एक मिनट रुको, देखो, बिकॉज द टीचर डायरेक्ट द ऑल क्लासरूम एक्टिविटी, यहाँ पे टीचर सारी क्लासरूम एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हैं। दे डोंट हैव टू वरी दैट स्टूडेंट विल मिस एनी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे टीचर को ये टेंशन नहीं रहती कि कोई स्टूडेंट अपना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कंट्रोल कौन करता है? टीचर कंट्रोल करता है आपका। इसका नुकसान क्या क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड के? तो देखो, स्टूडेंट के अंदर ना, वो व्हेन स्टूडेंट वर्क अलोन, जब वो अकेला काम करता है तो वो लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाता, ठीक है। वो दूसरे स्टूडेंट के साथ मिलजुल के काम करना भूल जाते हैं एक तरीके से, है ना। इसकी ये स्किल अच्छे से पनप नहीं पाती, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में भी सफर, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या हो सकती है? ये भी अफेक्ट हो सकती है। स्टूडेंट अगर अकेला काम, दो तीन लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो उसको बोलने का तरीका आएगा, है ना। बहुत सारी स्किल्स उसकी इंप्रूव हो सकती है। और क्या है, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, ये कभी कभार बोरिंग भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारा, जब टीचर सिर्फ बोलता है, स्टूडेंट सिर्फ पैसिव होता है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हल्की सी ना बोरियत आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या कर जाए? मिस कर जाए। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कि इसके अंदर स्टूडेंट को ना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं दिया जाता, मतलब जो भी टीचर सेंटर्ड मेथड होता है डजेंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। स्टूडेंट अपने आप को अपने पॉइंट को रख नहीं पाता, है ना, जैसे क्वेश्चन आस्क करना हुआ, क्वेश्चन पूछना हुआ, एंड द डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। तो ये इसके थोड़े से क्या थे? आपके नुकसान थे। फायदे क्या है कि क्लासरूम में डिसिप्लिन रहता है, ठीक है, और स्टूडेंट अपने आप के खुद की डिसीजन बना पाता है। क्लासरूम में सारी एक्टिविटी टीचर ऑर्गेनाइज करता है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होता। नुकसान क्या है कि स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल सफर करती है, ठीक है, वो कोलेबरेट करना नहीं सीख पाता। और क्या है कि बोरिंग हो जाती है क्लासरूम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट भी सकते हैं। टीचर तो करवा देगा लेकिन स्टूडेंट मिस कर सकता है, उनको ध्यान ना रहे उसका। दूसरा क्या है, टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन डजंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो अपने, इसके अंदर क्या होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रॉब्लम को बता नहीं पाते, ठीक है। ये इसके कुछ नुकसान थे, ये इसके कुछ फायदे थे, देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग के अंदर क्या होता है? व्हेन अ क्लासरूम ऑपरेट, जब क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट सेंटर होते हैं तो स्टूडेंट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। तो क्या होता है कि भाई वो इंस्ट्रक्शन शेयर द फोकस, इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर शेयर द फोकस। भाई दोनों स्टूडेंट भी और टीचर भी, ये जो इंस्ट्रक्टर है वो उन अपने फोकस को शेयर करते हैं।
दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट इक्वली, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट इक्वल करते हैं स्टूडेंट सेंटर के अंदर। और ग्रुप काम, जो ग्रुप वर्क है वो भी क्या होता है आपका, एनकरेज होता है। स्टूडेंट लर्न टू कोलैबोरेट, स्टूडेंट कोलैबोरेट करना सीखते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट लर्न इंपॉर्टेंट, अब इसके फायदे क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वही इनकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, वो कोलैब करना सीख जाएंगे, दूसरों के साथ किस तरीके से रहा जाता है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना उनको आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव होते हैं तो वो कोई भी अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से, है ना। अपने कोई भी टास्क होगा वो इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट मोर इंटरेस्टेड, स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इसके अंदर, है ना, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर एक के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसके क्या हो गए, फायदे हो गए। अब कुछ नुकसान देखते हैं इसके क्या होते हैं। इस मेथड के नुकसान क्या हो सकते हैं, देखो देखो बिकॉज द स्टूडेंट आर टॉकिंग, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि क्लासरूम क्या हो जाती है, बिजी हो जाती है, थोड़ी नॉइसी हो जाती है ना, शोर शराबा ज्यादा हो सकता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में कि स्टूडेंट एक्टिव है लेकिन वहां पे टीचर को भी सब एक्टिविटीज को मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई स्टूडेंट सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें, शोर शराबा भी होगा, और उस कंडीशन में टीचर्स को क्या करना है, सारे काम को हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की तरफ हमें ध्यान देना होता है, विच कैन बी डिफिकल्ट व्हेन द स्टूडेंट आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट स्टेज। भाई एक बच्चा तो क्या पता किस टॉपिक में आगे जा चुका है, एक बच्चा मिडल में है, एक बच्चा स्टार्टिंग में है, और हर एक बच्चे को, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर है ना तो स्टूडेंट की चलेगी यहाँ पे, तो टीचर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना कि कोई किसी ने तो पूरा चैप्टर कर लिया, कोई बीच में है, कोई स्टार्टिंग में है। तो समझ आई बात, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है बिकॉज द टीचर डजंट डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू ऑल द स्टूडेंट, सम स्टूडेंट में मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या कर दे, मिस कर दे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने तरीके से कर रहे हैं काम, तो उसको शायद ये ना पता चले, कहीं कुछ एक स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को मिस कर दे। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट प्रेफर टू वर्क अलोन, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सेंटर में भी यही होता है कि ज्यादातर बच्चे ना अकेला काम करना पसंद करते हैं, ग्रुप में जब वो काम करते हैं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती है, ठीक है। ये कुछ एक इसके क्या थे, नुकसान थे। देखो टीचर सेंटर स्टूडेंट सेंटर बहुत आसान है, एक बार पढ़ के देखना आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। देखो हम यहाँ पे ना 3 तरीके के मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। एक होगा आपका टीचर सेंटर, एक होगा जिसमें टीचर और स्टूडेंट, इसमें तो सिर्फ टीचर एक्टिव होगा, स्टूडेंट क्या होगा, पैसिव होगा। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अपना क्या देंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, दोनों ही इक्वली, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड भी होगा, थोड़ा लर्नर सेंटर्ड भी होगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मैक्सिमम चीजें क्या होगी कि लर्नर को खुद से करनी पड़ेंगी, है ना। ये कुछ मेथड्स है, तो पहले हम टीचिंग मेथड करेंगे और फिर हम करेंगे मिक्स, ये मिक्स वाले भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो आज आज और कल के अंदर हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, जल्दी जल्दी करते हैं। टीचर सेंटर्ड करते हैं सबसे पहले हम, आपकी केवीएस मैदान के अंदर बिल्कुल एज इट इज दे रखा है, वहां से आप पढ़ना आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो टीचर सेंटर्ड है ना, ये थोड़े से बीच में आ चुके हैं पीपीटी के अंदर। देखो टीचर सेंटर्ड में सबसे पहले क्या था, आपका लेक्चर मेथड था, ठीक है। तो हमें पता है लेक्चर मेथड का, तो हमें बेसिक पता ही है ना, आज तक हम सब मैक्सिमम बच्चे लेक्चर मेथड पे ही पढ़ते आए हैं। तो लेक्चर मेथड क्या है, मोस्ट कन्वेंशनल है, ठीक है, मतलब सबसे पुराना है, ठीक है। यहाँ पे टीचर सबसे ऊपर होता है, ठीक है। क्या करता है, अ टीचर अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, टीचर क्या काम करता है, एक्सप्लेन करता है फैक्ट को, प्रिंसिपल को, रिलेशनशिप, टू हेल्प द लर्नर, जो लर्नर को क्या करता है, हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। टीचर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट को हम पैसिव समझा जाता है। स्टूडेंट डू नॉट कन्वर्स विद टीचर ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, कि जिसमें सिर्फ एक एक तरीके से, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जिसमें नॉलेज आ रही है, एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ वन वे, सिर्फ इधर से,
टू वे होता है जहाँ पे आ भी रही है और जा भी रही है, इक्वल। टीचर यहाँ पे ज्यादा बोलता है, ठीक है, और क्लास क्या करती है, लिसन करती है, सुनेगी, बच्चे सुनेंगे, राइट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है, या जो भी बोल रहे हैं उनको रिमेम्बर करने का काम करेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, सोचने का काम करेंगे। तो ये लेक्चर मेथड में था, लेकिन लेक्चर मेथड को हम टू वे कम्युनिकेशन बना सकते हैं, है ना। अगर टीचर क्या करे, स्टूडेंट को अलाउ कर दे कि भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, डिस्कशन यहाँ पे अगर हम, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि डिस्कशन नहीं होता, लेकिन डिस्कशन वगैरह अगर हम प्रोवाइड करवा दें तो लेक्चर मेथड भी क्या हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपके लेक्चर मेथड की बात थी। देखो बड़े आसान है, इनके अंदर कुछ नहीं है, अब आपका बेस बन गया ना, आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी। तो ये फॉर्मल होता है थोड़ा नेचर के अंदर, ठीक है। इसमें ना क्या है, हम सीरीज के अंदर, एक टीचर आपको एक सीरीज, एक सीक्वेंस में किसी भी इवेंट को या किसी भी प्रॉब्लम को रखता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। इसकी एडवांटेज क्या क्या है, हम एडवांटेज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंगल टीचर ना लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक ही टाइम पे पढ़ा सकता है, ये इकोनॉमिकल है, इसमें खर्चा कम होता है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग अदर मेथड, अदर मेथड्स के साथ पॉसिबल नहीं है। ये टाइम भी बचाता है, ठीक है, और सिलेबस, लेक्चर मेथड से हमने ये देखा है कि सिलेबस बड़ी इजीली कवर हो जाता है लिमिटेड टाइम में, ठीक है। इट सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ टीचर, टीचर का काम भी बड़ा सिंपल हो जाता है, टीचर को सिर्फ खुद बोलना है ना। अगर मान लो हम दूसरे मेथड की बात करें जिसमें पीपीटी बनाना पड़ेगा, टीचर को पहले सब्जेक्ट को अरेंज करना पड़ेगा, उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, पीपीटी बनाएगा, फिर बहुत सारे टूल्स को और यूज करके फिर आपको पढ़ाएगा, तो वहां पे टीचर का काम बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर मेथड में क्या होता है, सिर्फ आया, लेक्चर दिया और चला गया। यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि टीचर्स आते हैं और लेक्चर देते और चले जाते हैं। जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी मूवी में, 3 इडियट मूवी के अंदर जो उनका वो होता है ना, प्रिंसिपल होता है, वो क्लास में आता है, सब बच्चे सुन रहे होते हैं, वो पूरे बोर्ड पे लिख लिख के बहुत सारी चीजें और बोल के चला जाता है, ठीक है। तो वो लेक्चर मेथड की बात है यहाँ पे। इट यूजली इम्पैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम ज्यादातर इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल है, जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन पे काम करता है ये, ठीक है। यहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे मैं आपको बता सकती हूँ बोलते बोलते कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर के दौरान यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई कोई भी डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरीके का मिसबिहेव को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, है ना। टीचर अगर कोई बच्चा शोर कर रहा होगा तो बोल देगा उसको तुरंत चुप हो जाओ, है ना। तो इसकी लिमिट ऐसे, जहाँ इसकी एडवांटेज है वहीं इस मेथड की क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, ठीक है, तो इसलिए टीचर टेक स्पेशल केयर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, तो टीचर को यहाँ पे ध्यान ज्यादा देना पड़ता है क्लास इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। यहाँ पे लर्नर को वही अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर खुद ही सॉल्व कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे whether the student are attending and understanding all that the teacher is explaining, बस यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट अटेंड करेगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि टीचर ने जो भी एक्सप्लेन किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। द इंटरेस्ट, एबिलिटी, इंटेलिजेंस स्टूडेंट आर नॉट टेकन केयर, भाई जो स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट होता है, उसकी अपनी एक एबिलिटी होती है, उसकी अपना एक लेवल होता है कि वो किस लेवल तक पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो टीचर हर बच्चे को, बच्चे बहुत सारे हैं क्लास में, किसी का लेवल कुछ है, किसी का लेवल कुछ है, लेकिन सबको एक ही तरीके से पढ़ाता है, इक्वली पढ़ा के चला जाता है। तो यहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट पे, उसकी एबिलिटी पे, उसकी इंटेलिजेंस पे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। और यहाँ पे इंडिविजुअल लर्निंग का भी इतना फोकस नहीं मिल पाता लेक्चर मेथड के अंदर। देखो अब कुछ तरीके क्या है जिससे लेक्चर मेथड को अच्छा बनाया जा सकता है। कुछ क्या क्या मेथड है। टीचर शुड अवॉइड, टीचर को ये अवॉइड करना चाहिए कि वो वर्ड बाय वर्ड ना पढ़े, जो भी वो नोट्स लेके आया है उसको एक पढ़ता जाएगा सिंपल, तो क्लास में क्या होएगा, बच्चे बोलेंगे पढ़ तो हम भी लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। टीचर को क्या करनी है, आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखे स्टूडेंट के साथ, है ना, अच्छे तरीके से अपना लेसन प्लान तैयार करके लेके आए, लैंग्वेज को सिंपल रखे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज ना करें, ठीक है। मेक अफेक्टिव ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी का यूज करें, ठीक है। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी क्या होती है, जिसमें आप दिखा रहे हो चीजों को और साथ में सुन भी रही है, जैसे स्क्रीन है ना,
प्रोजेक्टर जो आपकी क्लासरूम में होते हैं, वो कम्युनिकेशन आइडिया को इम्प्रूव करते हैं। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन रखे जिसके अंदर डिफरेंट व्यू हो, थ्योरीज हो, भाई एक ही टॉपिक के अलग अलग पॉइंट बताए कि इस टॉपिक को इस तरीके से भी समझा जा सकता है, इसका ये पॉइंट भी निकल के आता है, इसका ये पॉइंट भी निकल के आता है। जैसे हमने किया था ना मैक्सिमा ऑफ टीचिंग, मैक्सिमा ऑफ टीचिंग में हमने क्या किया था कि भाई फंडामेंटल रूल तो यही बोलते हैं कि हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाना है, लेकिन हर एक टीचर का मेथड अलग है। शायद वो कॉम्प्लेक्स से पहले कॉम्प्लेक्स आपको चीज बताएगा और फिर उसको समझाने के लिए सिंपल करेगा, है ना। तो इसमें यही है कि वो आपको बताए कि एक टॉपिक को करवाने के कितने सारे तरीके हैं, कितनी सारी थ्योरीज निकल सकती है। प्रोवाइड शॉर्ट ब्रेक, लेक्चर के दौरान थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूरी है ना क्लास में। ये कुछ मेथड थे आपके, ठीक है, ये लेक्चर मेथड था। उसके बाद बात करते हैं टीम टीचिंग की। टीम टीचिंग ना आजकल का नया मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमारी क्लास में सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होता है, लेकिन अब एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अगर 2 या 3 टीचर आ जाएं, 2 या 2 से ज्यादा टीचर इन्वॉल्व हो क्लास के अंदर, कि एक टीचर लिख रहा है और दूसरा टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, या एक बोर्ड पे काम कर रहा है तो दूसरा टीचर बच्चों को जा जाके चेक कर रहा है कि ये अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का डाउट सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग मेथड, जिसमें 2 टीचर, 2 या 2 से ज्यादा टीचर एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि इस टीचर का कुछ और काम है, इसका कुछ और काम है, एक ही सब्जेक्ट पे, ठीक है। एक एक्सप्लेन करेगा तो एक चेक करेगी, या एक एक्सप्लेन कर रहा है तो एक देखेगा क्लासरूम में बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। अपना अपना काम एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय द मोर स्टूडेंट। भाई आप ना अच्छे एक ही क्लास में अच्छे अच्छे टीचर्स को लेके आते हो तो अच्छी फैकल्टी मेंबर शेयरिंग हो जाती है, टीचर्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल डिवाइस का ज्यादा यूज किया जाता है, टेक्निक का यूज किया जाता है ना। इम्प्रूवमेंट टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। एक तो आपको एक टीचर पढ़ा रहा है वही टॉपिक, एक साथ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होता है बच्चों को। इसके लिमिटेशंस क्या है, देखो लिमिटेशन क्या है कि सबसे पहले तो टीचर्स मिलना बड़ा मुश्किल है ना। उसी एक ही काम के लिए अच्छे 2 टीचर्स 3 टीचर्स का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, मोर टीचर्स, और इस काम के लिए अगर स्कूल में 10 टीचर है, वहां पे अगर टीम टीचिंग लगा दिया जाए तो वहां पे उनको 30 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इकोनॉमिकल ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसमें खर्चा ज्यादा आएगा स्कूल का, कॉलेज का, ये हर सब्जेक्ट के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर 2 टीचर्स को उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, शेड्यूल करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। ये कुछ लिमिटेशंस है इस मेथड की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन तो जैसे हमने समझ आया है कि देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टीचर सेंटर्ड कर रहे हैं ना। जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज में आजकल क्या होता है, कोरोना में क्या हुआ था, या अभी भी यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम होता है वहां पे बड़ी सी स्लाइड लगी हुई होती है, जहाँ पे लाइक बड़े बड़े मिनिस्टर या कोई भी तरीके की पीएम मोदी जी की, है ना, किसी भी तरीके की कोई वीडियो आती है तो वो वीडियो प्ले कर देते हैं, है ना। एक सेमिनार सा कर देते हैं जिसमें सिर्फ हम उनकी सुन सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, हम अपने पॉइंट उनके सामने रख नहीं पाते, है ना। तो ये होता है टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन। तो इससे क्या होता है कि इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन, ये क्लासरूम में एक इंटरेस्टिंग सा माहौल बना देती है, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलो बाय द डिस्कशन और टास्क। ये किसके लिए की जाती है, किसी भी टास्क को बताने के लिए, कुछ डिस्कशन, कुछ किसी पॉइंट पे चर्चा करने के लिए, ठीक है। और वो चर्चा थोड़ी सी ना वो अपने आप ही करेगा, वो बताएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं हो पाते, थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे बोल रहे चर्चा, चर्चा का मतलब है कि 2-3 लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, है ना, एक दूसरे के साथ बात करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोले कि भाई वीडियो स्क्रीनिंग के माध्यम से क्या होता है कि वो अपने पॉइंटों को रखते हैं। ये समझ लेना, ये लाइन मेरे को गड़बड़ लगती है, डिस्कशन एंड टास्क नहीं आना चाहिए यहाँ पे, डिस्कशन नहीं आना चाहिए। सिर्फ डिस्कशन के अंदर तो क्या होता है, 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं टीचर सेंटर्ड की, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो एडवांटेज क्या है, इसके थ्रू ना आप
अपनी क्लास के अंदर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को लेके आ सकते हो, है ना, वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि 3-4 बार मोदी जी का सेमिनार हुआ, ठीक है, वो आए वहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट को, आप कहीं दूर एक्सपर्ट बैठे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के या दूसरी कंट्री के, है ना, वो क्लासरूम में आके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये अडल्ट टीमर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ना, अडल्ट लर्नर के लिए। यहाँ पे ये लेक्चर मेथड को ही थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ना, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। अब कोई आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू कुछ करके भी दिखा सकता है, किसी तरीके की एक्टिविटी करके दिखा सकता है, ठीक है। जहाँ पे जहाँ तक रिमोट एरिया होते हैं, जहाँ पे किसी चीज की, जैसे जहां तक फैसिलिटीज जा नहीं सकती, है ना, कि रूरल एरिया जो हो गए एक तरीके से आपके, वहां पे हम स्लाइड को यूज करके, वहां पे जैसे पहले क्या होता था, फिल्म फिल्म जब लगाते थे ना, फिल्म आती थी थिएटर के अंदर, तो पहले थिएटर नहीं होते थे, व्हाइट कलर का एक स्क्रीन लगाते थे, गाँव के अंदर पर्दा लगा दिया जाता था और उसके ऊपर स्क्रीन चलती थी, है ना। तो उस स्क्रीन से क्या हो रहा था, वो उस फिल्म को देख पा रहे थे, है ना, रूरल एरिया, वहां पे थिएटर नहीं था। तो ऐसे ही कर सकते हैं, जहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज के अंदर किसी तरीके की कमी है, फैसिलिटी नहीं है किसी एरिया के अंदर, तो टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन से भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे कैसे सब्जेक्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एस्ट्रोनॉमी के लिए, है ना, जियोग्राफी के लिए, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, सिर्फ अगले वाला आएगा बोलेगा और चला जाएगा। हम अगर बोल भी रहे हैं तो हमारा उसकी तरफ क्या है, उसको तो सुन ही नहीं रहा ना कुछ, ठीक है। देयर कैन बी डिफिकल्ट इन एडजस्टिंग द कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल टू टेलीकास्ट द पीरियड, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आज के टाइम में तो नहीं है ये, हमारे सैटेलाइट इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन फिर भी लिमिटेशन में हो सकता है कि थोड़ी डिफिकल्ट आ सकती है कि किसी भी शेड्यूल को टेलीकास्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो आपके मेथड हमने करे थे, ये किस चीज का पार्ट थे, हमने किस चीज के मेथड अभी हमने किए हैं, ये हमने करे हैं आपके टीचर सेंटर्ड के अंदर, ठीक है। लेक्चर मेथड किया, हमें टीम टीचिंग किया, टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद अब हम करते हैं, ये लर्नर सेंटर्ड सेंटर्ड आ गया आपको यहाँ पे, मिक्स वाले कर लेते हैं, चलो। मिक्स के अंदर क्या होता है, देखो समझो, मोस्ट ऑफ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी फॉर द लर्निंग ऑफ द स्मॉलर ग्रुप नंबरिंग 3 to 12 ट्रेनिंग लर्न टूवर्ड द ट्रेनी सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। देखो जो ये मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड होता है ना, इसमें पहले तो लिमिटेड होता है, लिमिटेड क्या होते हैं, लिमिटेड पीपल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे सेमिनार हो गए, प्रोजेक्ट वर्क हो गए, ट्यूटोरियल्स हो गए, रोल प्लेइंग हो गए, है ना। जैसे एक बार पढ़ के देखते हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ 3-12 ट्रेनिंग क्या होते हैं, टूवर्ड द ट्रेनिंग सेंटर्ड अप्रोच के अंदर होते हैं, कम, मतलब इसके अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर नहीं होता ये, लिमिटेड एरिया के अंदर होता है। देखो सबसे पहले करते हैं ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे ग्रुप छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, ये सबसे पुराना मेथड है। हमारे स्कूल में, हमारी यूनिवर्सिटीज में जो पहले पढ़ाया जाता था, वो कैसे पढ़ाया जाता था, ग्रुप डिस्कशन होता था, ठीक है। टीचर इज अ डेमोक्रेटिक मेथड यूज टू डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट। डिस्कशन मेथड में क्या होता था, टीचर इज अ डेमोक्रेटिक मेथड यूज करते थे, वो क्या करने के लिए, स्टूडेंट के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने के लिए, ठीक है। और क्या है इसके अंदर कि जैसे ये आप पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बिना लाइन टू लाइन पढ़े ही। क्या है इसमें कि देखो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ना दोनों चीजें होती है, आप डिस्कशन कर रहे हो तो आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाते हो, ये भी कुछ पॉइंट रखेगा अपना, ये कुछ पॉइंट रखेगा, ये कुछ पॉइंट रखेगा, जिससे क्या होगा कि आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाते हो, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट को इंटीग्रेट कर पाते हो, है ना, एबिलिटीज को, अपने आइडियाज को बड़े अच्छे से रख पाते हो ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है, चर्चा। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए और वो किसी ना किसी टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, जो आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। किसी भी केस पे अगर आप सब काम कर रहे थे और फिर आपने एक मीटिंग रखी कि जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आपने इस केस में क्या नोटिस किया, आपने इस केस में क्या नोटिस किया, वो होते हैं ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन ना कई टाइप के होते हैं,
ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस कैसे होते हैं? एक फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ फॉर्मल पॉइंट्स पे बातें की जाती है, लाइक जैसे डिस्कशन इन टर्म ऑफ सिनॉप्सिस में पैनल, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सारे डिस्कशंस किस में आते हैं? फॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस आते हैं। लाइक जो आपकी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, वो सारे फॉर्मल होते हैं, है ना। जो कॉन्फ्रेंस होती है, जितनी भी, वो सारी क्या होती है? फॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस होती है। या क्लासरूम डिस्कशंस कैसा होता है? दिस इज द इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिस्कशंस विद द क्लास। क्लास का साइज बड़ा नहीं होता, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस वो होते हैं जिसके अंदर आप फॉर्मली बात करते हैं, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होगी, है ना, किसी की मीटिंग होती है। आपने टीवी में देखा होगा ना, या आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मीटिंग्स होती है वो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। जो सेमिनार हमारी यूनिवर्सिटी में होते हैं उनमें जो डिस्कशंस होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। लेकिन क्लासरूम में जो डिस्कशंस होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। क्लास के बच्चे ये थोड़ा ना होता है कि उनको क्या पता क्या क्या अपने आइडिया रखते हैं, किस तरीके से वो अपनी बात को रखे, ठीक है। क्या करते हैं, टीचर ने कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जिसमें सारी क्लास क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है एज अ वन ग्रुप, ठीक है। टीचर उसमें लीडर का काम करता है, जो टॉपिक प्रेजेंट करेगा, गाइड करेगा और डायरेक्ट करेगा डिस्कशन को, बताएगा कि तुम यहाँ ठीक हो, यहाँ गलत है, कुछ डिस्कशन के अंदर कुछ अनवांटेड चीजें आ रही है तो उनको दूर करेगा, ठीक है। स्टूडेंट एट अ टाइम स्टूडेंट मे टेक द रोल ऑफ लीडर, स्टूडेंट भी लीडर बन सकते हैं, है ना। अब क्या होता है कि अब क्या करेगा, देखो टीचर क्या करते हैं कि मान लो इतने सारे बच्चों के साथ डिस्कशन हो रहा है, तो किसी एक बच्चे को खड़ा करेगा और बोलेगा कि तू ब्लैक बोर्ड पे जाओ और मेन मेन पॉइंट जो हमारे डिस्कशन से निकलते आ रहे हैं उनको लिखता चल, ठीक है। या किसी एक स्टूडेंट खुद भी कर सकता है ये काम टीचर, और किसी स्टूडेंट से भी करवा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्म ऑफ डिस्कशन, फॉर्मल भी होता है, एक क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। यहाँ पे देखो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन आप पढ़ लेना, मैंने वही जो आपको अभी बताया ना वही सब है इसके अंदर भी। पढ़ के देखना, समझ आ जाएगा, और अगर ना समझ आए तो कल मेरे को फिर बताना। एडवांटेज कर लेते हैं, देखो। हाँ, कुछ ये भी होता है जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं ना, कुछ फॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस भी क्या होते हैं, नहीं सॉरी, ग्रुप डिस्कशंस भी क्या होते हैं, प्लान होते हैं, पार्शली प्लान होते हैं और अनप्लान होते हैं। प्लान्ड मतलब डिस्कशन के सारे टॉपिक तैयार होते हैं कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, ये स्टेप पे सब पॉइंट, एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हमने 5-6 पॉइंट चूज करे और इन 5-6 पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है। ये तो हो गया टोटली जिसमें सब कुछ प्लान होते हैं। पार्शली प्लान का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमें टॉपिक पता होता है और फिर हर कोई अपना अपना पॉइंट रखता है, उसमें हमें उससे आगे कोई भी हमने कुछ प्लान नहीं किया, वो होता है पार्शली प्लान। अनप्लान क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं हमें पता, सिर्फ हम सब आए और डिस्कस कर रहे हैं किसी ना किसी चीज पे, ठीक है, वो होता है अनप्लान डिस्कशन। उसके अंदर क्या आता है, अनप्लान आता है। देखो अब इसकी एडवांटेज क्या है ग्रुप डिस्कशन की, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा इसमें अनप्लान में देखो, अनप्लान के अंदर क्या है कि यहाँ पे टॉपिक तो प्रेजेंट कर दिया जाता है लेकिन कोई एक स्टेटमेंट नहीं होती, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें ये नहीं पता होता कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हमें डिस्कशन करना है, बस सारे सिर्फ एक टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्शली प्लान में क्या होता है कि एक टॉपिक होगा, उसकी एक स्टेटमेंट होगी कि भाई ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। और प्लान में तो हमारा सब कुछ क्या होता है, डिसाइड होता है कि भाई ये टॉपिक है, ये हमारे पॉइंट है और इन पे हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। एडवांटेज क्या है इसकी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को हम क्या करते हैं अपनी, हम अपनी सोचने की क्रिटिकली जो हम सोचते हैं ना डीप, उसका डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी नॉलेज, आइडिया, फीलिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना, एनालाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंटेलिजेंट, प्रमोट करते हैं इंटेलिजेंट लर्निंग की। रेशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो फैक्ट निकाले हैं ना उसको उसके ये देखना कि भाई ये कितना यूजफुल है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइज हो सकता है ना। रेशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट, एंड ये क्या करता है आपकी इंटेलिजेंट लर्निंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, एक बार ये बताना, कभी मैं आउट तो नहीं होगी मीटिंग से। अरे आ रही है मैम। मैम आ रही है हाँ जी, वॉइस। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इसमें साथ में आप लर्निंग करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट को क्या करते हो, शेयर करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, टीम स्पिरिट, टीम में काम करना सीखते हो यहाँ पे। ठीक है, और अपने आप के टैलेंट को भी डिस्कवर करते हो। किसी को बाद में पता चलता है कम्युनिकेट करते टाइम कि अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट भी है ना। यहाँ पे ओरल नॉन वर्बल, गुड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपिंग ओरल एंड नॉन वर्बल ग्रुप। गुड कम्युनिकेशन के अंदर हम अपने बोलने का तरीका, ठीक है, और नॉन वर्बल चीजें भी हम अपनी क्या कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होती है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, क्या पता आपका टॉपिक कहाँ पे चला जाए, ट्रैक के बाहर भी जा सकता है ना। अननेसेसरी आर्गुमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगते हैं टीचर और स्टूडेंट के। ठीक है, ये हर एक टॉपिक के लिए पॉसिबल नहीं है। मैथ्स के अंदर आप क्या ग्रुप डिस्कशन करोगे, है ना। इसी तरीके से सेमिनार, सेमिनार की बात करते हैं। सेमिनार में क्या होता है, वन ट्रेनिंग, एक मिनट, ये इट इज द टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये भी ग्रुप डिस्कशन का टाइप है, जिसमें क्या होता है, एक ट्रेनिंग या उससे ज्यादा किसी भी एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। टॉपिक हो सकता है वो कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको प्रिपेयर करेंगे और वोल ग्रुप पूरी क्लास के सामने या कोई भी आपका ग्रुप है उसके सामने डिस्कस करेंगे या एनालाइज करेंगे, बताएंगे। सेमिनार के अंदर यही करते हैं, कोई ये टॉपिक होता है उसके बारे में बताते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अ सीरीज ऑफ सेमिनार कैन बी प्रेजेंटेड बाय द ट्रेनी अराउंड अ मेजर टॉपिक। कोई एक टॉपिक होता है जिसपे बोलने वाले बहुत सारे ट्रेनी होते हैं, तो वो अपने अपने पॉइंट रखते हैं। जैसे हमारे क्लासरूम में डिबेट वगैरह नहीं होती है, तो बोल देते हैं कि आप सबको इस टॉपिक पे प्रिपेयर करके लेके आना है। तो एक आएगा वो अपना कुछ पॉइंट रखेगा, ऐसे ही दूसरा आता है वो भी अपने पॉइंट रखते हैं। ठीक है, द मेन स्टेज इन अ सेमिनार आर प्रिपरेशन ऑफ अ पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर एंड द डिस्कशन ऑन इट। तो मेन काम ही क्या होता है कि आपको कोई ना कोई टॉपिक पे या किसी भी पेपर की प्रेजेंटेशन आपको करनी होती है। सेमिनार बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, सेमिनार कैन बिगर वंस ऑल्सो। एडवांटेज क्या है, सब लगभग सेम ही है। देखो आपका क्या होता है, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट काम करना सीखते हो, आपकी स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन चीजें अच्छी होती है। ठीक है, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रिपेयर करे एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डीप जाए, है ना। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आती है, आपके अंदर स्किल आती है एनालाइज करने की, एनालिटिकली सोचने की, कि इस टॉपिक में मैं कितना डीप सोच सकता हूँ, इस टॉपिक के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। अब आपको कोई ये बोल दे कि भी जैसे अब आप रिसर्च पेपर लिखोगे ना, तो रिसर्च पेपर के अंदर भी आपको यही करना है कि एक टॉपिक पे आपको एक टॉपिक के हर पहलू को देखना है कि इसका ये पहलू भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और फिर अपने आप को एक कंक्लूजन में लेके आना है कि मैंने इस टॉपिक से ये कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, तो अब लिमिटेशन क्या है इसकी, ये स्ट्रेस कर सकता है पार्टिसिपेंट पे जो भी काम करने वाला है। ठीक है, और इट नीड अ ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, विद फेयरली हाई लेवल ऑफ देखो इसमें क्या बोला है कि इट नीड अ ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग विद द फेयरली हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट। मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई इसके अंदर आपको ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग्स वो होते हैं जो साथ में सेमिनार, जो भी कोई पेपर को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं इकट्ठे, ठीक है, जिनके अंदर जिनको क्या करना है, अपने टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट करना है। ठीक है, जो अपने या उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके साथ ना किसी एक गाइड की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत एक तो ग्रुप की जरूरत पड़ती है कि ग्रुप हो हमारे साथ काम करने के लिए, अकेले काम करना मुश्किल हो जाता है। अब आप एक रिसर्च पेपर तैयार करोगे, तो रिसर्च पेपर तैयार करने में आपको बहुत सारी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। कभी आप किसी से पूछोगे, कभी आप किसी से पूछोगे, आप उनसे ही पूछोगे जो रिसर्च पेपर तैयार कर रहे होंगे। जिनको रिसर्च पेपर के बारे में कुछ पता ही नहीं है या जो जिन्होंने कभी किया ही नहीं, आप उनसे कैसे पूछोगे, आप उन्हीं से पूछोगे ना जो ये काम कर रहे होंगे आपके साथ, आपके क्लासमेट, या उनसे ये हेल्प लोगे। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। टाइम क्या होगा, एक बार 8:15 हो गए, एक बार ये कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे। पैनल डिस्कशन क्या होता है, देखो पैनल में क्या होते हैं कि ना 3-4 एक्सपर्ट होते हैं। देखो जैसे ये क्या है, एक्सपर्ट है, किसी एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है ये, ठीक है,
और यहाँ पे हम बैठे हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जो एक्सपर्ट है ना एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, समझना मेरी बात। ये सारे एक्सपर्ट बैठ के एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन करते को है ना, जो वो डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, स्टूडेंट सुनते हैं, स्टूडेंट उनको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। ये होता है पैनल डिस्कशन। समझ आई बात? अब पैनल डिस्कशन की एडवांटेज क्या है? पैनल डिस्कशन इफ वेल कंडक्ट, इसको अच्छे से अगर कंडक्ट किया जाए तो ये ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली ये ज्यादातर किस पे एडवांटेज इसकी क्या है कि ये सोशल इश्यूज पे ज्यादा काम करते हैं, कि 3-4 एक्सपर्ट होते हैं फील्ड के, और वो अपने किसी ना किसी टॉपिक को क्या करते हैं, सोशल इशू के ऊपर डिस्कस करते हैं, और जो पब्लिक होती है वो उसको एनालाइज करने का काम करती है, समझने का काम करते हैं, उनको सुनने का काम करती है। और इसकी लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहले तो एक्सपर्ट को लेके आना ही लिमिटेशन है, कि एक टॉपिक पे इतने सारे एक्सपर्ट का मिलना ही मुश्किल है। दूसरा, यहाँ पे ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर पाती अच्छे से, एक्टिवली वो क्या नहीं हो पाती, इन्वॉल्व नहीं हो पाती। तो ये क्या है, पैनल डिस्कशन की क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, पहले आप समझना, ये बाद में पढ़ना, ये आपको समझ आ जाएगा आराम से। आपने उनको सुना है विवेक बिंद्रा जी को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा? वो क्या करते हैं, अपने कोई भी जब सेशन शुरू होते हैं ना, कोई भी उनकी अगर कोई भी वेबिनार जब वो करते हैं, तो उसके अंदर वो एक स्टेटमेंट डालते हैं, एक बड़ी सी स्टेटमेंट, या एक कोई क्वेश्चन होता है, एक कोई प्रॉब्लम होती है, जिसको वो एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, मतलब कि कोई एक टॉपिक दे दिया, कोई एक प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, और आप सबको क्या बोल दिया कि भाई अब आप इस टॉपिक को क्या करो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। अब बताओ, आप सब बताओ इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। तो एक स्टेटमेंट थी, एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन देने के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेट क्या करते हैं, अपनी अपनी क्या देते हैं, अपने अपने एडवाइस देते हैं, अपना अपना सॉल्यूशन देते हैं। तो कई बार ना क्वालिटी ऑफ आंसर से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आंसर मैटर करती है। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कई बार एक अच्छे सॉल्यूशन की बजाय ना हमें बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वही होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक प्रॉब्लम को दे दिया जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, बाकी सभी क्या करते हैं, उस इम्पोर्टेंट आइडिया पे उसके अंदर अपने अपने आइडियाज देते हैं। जैसे एक पर्सन एक स्टेटमेंट दी, अब ये भी अपना कुछ बताएगा, ये भी अपना कुछ बताएगा, ये भी अपना कुछ बताएगा, ये भी अपना कुछ बताएगा। इन चारों ने एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन दिए। तो अब उस कई सॉल्यूशन से हम सबसे अच्छे वाला सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेंट अच्छे से इन्वॉल्व हो पाते हैं। देखो इसकी लिमिटेशन देखते हैं। ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को देता है ना, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा होते हैं, ये इकोनॉमिकल भी होता है, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन लिमिटेशन क्या है, ये सिस्टमेटिक नहीं हो सकता, बहुत कम सिस्टमेटिक होता है। इट इज नॉट अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग है सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट क्या कर सकते हैं, कि भाई टॉपिक से बाहर जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट आपको क्या दें, आंसर दें, है ना, सॉल्यूशन दे। अगर मान लो 10 लोग बैठे हैं तो 10 में से क्या पता 5 ही आपको सॉल्यूशन दे, 5 क्या पता खुद से ही पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड देखते हैं, ये भी बड़ा आसान है। ये बेस होता है लर्निंग बाय डूइंग। किस पे बेस है ये, लर्निंग बाय डूइंग। ये खुद से हमें करना होता है, प्रोजेक्ट हमें खुद से बनाना होता है, जिसमें स्टूडेंट क्लासरूम की दीवारों से बाहर जाते हैं, ठीक है, किसी नेचुरल सेटिंग के अंदर जाते हैं, रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल इट मेकिंग लर्निंग क्या बनाते हैं, रियल बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल बनाते हैं। टीचर यहाँ पे क्या काम करते हैं, फैसिलेटर का काम करते हैं। टीचर उनको बीच बीच में गाइड करते रहते हैं, उनकी नॉलेज क्या होती है यहाँ से बेटर होती है। प्रोजेक्ट आपने देखा होगा ना, कि हम पहले बचपन में, या बचपन में क्या अभी भी करते हैं, कोई ना कोई हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है ना, आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाओगे। ये सारे हम बहुत स्कूलों में बनाते थे प्रोजेक्ट। साइंस के प्रोजेक्ट भी होते हैं, मैथ के प्रोजेक्ट भी होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग रख सकता है,
है ना, बहुत सोचने का काम वो करेगा। उसके अंदर टीम वर्क का काम भी आएगा। प्रोजेक्ट सिर्फ एक को नहीं, ग्रुप को भी दिया जा सकता है कि आप इस ग्रुप को ये इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है। और लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि बार बार में ना हमें मॉनिटर करना पड़ता है टीचर को कंटिन्यू, कभी कुछ वो गड़बड़ तो नहीं कर रहे। एक प्रोजेक्ट का भी एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट मेथड के अंदर हमें बहुत सारी एडिशनल चीजें होती है, क्योंकि क्लासरूम से बाहर जाके करना होता है ना। तो हर एक स्टूडेंट को अलग अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझ आई बात? हाँ जी, हाँ या ना? ये मत सोचना आज बिल्कुल कंटिन्यू लगी हुई हूँ, थोड़ा सा ना सिलेबस हमें कवर करना है। बताओ, समझ आया प्रोजेक्ट मेथड? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आया हाँ मैम। हाँ हाँ, क्या हो गया? सो मत जाना, ठीक है? टीचर मैं अभी बता सेंटर, रही हूँ। आज टीचर सेंटर हो गई लर्निंग। कोई बात नहीं, सुने आज ही पता है, अब हमें टॉपिक करना है ये कंप्लीट। ऐसे तो फिर हम बहुत टाइम लगा देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे। कोई नहीं, हमारे पास फिर भी है टाइम। सिर्फ शायद रोल प्लेइंग ये लास्ट है इसका, शायद शायद शायद, नहीं नहीं ये लास्ट नहीं है भाई, इसके बाद 2-3 और रहते हैं। चलो फिर ये कर लेते हैं, रोल प्लेइंग वाला कर लेते हैं, बाकी के फिर हम कल करेंगे। ठीक है। तो देखो, कल जल्दी जुड़ना आप सभी। रोल प्लेइंग में क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है। रोल प्लेइंग हैज बीन यूज्ड इफेक्टिवली बाय मैनी टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स इसको बड़े अच्छे से यूज कर पाते हैं। टू हेल्प करता है क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है। टीच ह्यूमन रिलेशन। ठीक है। हम ह्यूमन और ह्यूमन के ना आपस में एक दूसरे के रिलेशंस बड़े अच्छे बन पाते हैं। रोल प्लेइंग का मतलब ही क्या होता है? देखो, जैसे आपने वो देखा है, क्या एग्जांपल दोगे इसका? जल्दी बताना। सब मूवी मैम जैसे रोल प्लेइंग है वो। और क्लास में वो जब इसमें 15 अगस्त से 26 जनवरी पे जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ना कई ऐसे नहीं आते हैं, बहुत सारी हमारी मूवीज ऐसी है जो हमारे पिछले टाइम का दिखाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। जैसे भी कश्मीर फाइल आई थी, है ना? कश्मीर फाइल में कुछ झलक दिखाई गई थी कि पहले कुछ ऐसा हुआ था। वो रोल रोल प्लेइंग था, मतलब जिसके अंदर आपके रियल लाइफ सिचुएशन को दिखाया जाए। ठीक है। जो हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अभी ये हमारी क्या आ रही है, अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? दिवाली, दीपावली आने वाले है ना? नवरात्रि दिवाली मैम। पे, हाँ नवरात्रे, दिवाली। दिवाली पे क्या होती है वो, रामायण की वो नहीं लगती है, क्या बोलते हैं? नहीं, रामलीला। दशहरा की लगती है, हाँ हाँ, दशहरा की रामलीला। लगती हाँ हाँ दशहरा बिल्कुल। में लगता है रामलीला। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी। रामलीला के अंदर भी तो है, रोल प्लेइंग का काम करते हैं ना, वो एक रियल लाइफ सिचुएशन को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक इतिहास है। में घटित घटनाएं। हाँ हाँ हाँ। तो रोल प्लेइंग से हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना? ये हिस्टोरिकल वर्क पे काम करते हैं, अच्छे से करंट इवेंट को हम समझ पाते हैं। और स्टूडेंट विद द ड्रामेटिक कॉन्फ्रोंटेशन एंड द क्लैरिफिकेशन, और उनको अच्छे से ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय तरीके से चीजें बड़ी आसानी से लर्निंग हो जाती है और क्लियर आता है, क्लैरिफिकेशन आ जाती है, उनको एक अच्छा सा स्पष्टीकरण मिल जाता है। ठीक है। तो रोल प्लेइंग का क्या है, यहाँ से हमें क्या मिलती है, झलक मिलती है रियल लाइफ की। ठीक है। रियल लाइफ के बारे में हमें जानने का थोड़ा सा मतलब पता चलता है कि कैसे हुआ था पहले, रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में हमें पता चलता है। ये इंटरेक्टिव होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, हर कोई बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है रोल प्लेइंग के अंदर। इमीडिएट फीडबैक भी हमें मिल सकती है, सोशल डिस्कशन भी हो सकता है, इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है ये। ठीक है। और ये पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके एटीट्यूड को भी चेंज कर सकती है। एटीट्यूड मतलब ये घमंड वाला एटीट्यूड नहीं, यहाँ पे दूसरे वाले एटीट्यूड की बात की है। एटीट्यूड मतलब अगर आप एक, अभी तो हम देखो दूसरों को देख के हम अब जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन जब रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले में हम उस दूसरे की जगह पे जब आते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम रही होगी। तो हमारा उसके लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि भाई हाँ, ये सिचुएशन थी जो मैं भी अभी मैंने अभी फेस की है। ठीक है। कई बार लिमिटेशंस में क्या होता है, लिमिटेशंस के अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें निकल के आती है
ऐसी आउटकम आती है जो हमें सोची, हमने कभी उनको प्रेडिकेट नहीं किया था कभी भी, है ना। कुछ रिजल्ट हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन वो रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि रियल लाइफ सिचुएशन को यूजली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। रोल प्लेइंग के अंदर एग्जैक्टली चीजें दिखाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, ये बड़ा मुश्किल होता है वो सिचुएशन, पास्ट के एग्जैक्टली सिचुएशन को दिखाना। ठीक, जैसे कश्मीर फाइल में बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई गई, ये थोड़ा सा मुश्किल चीजें होती है जो हमें बड़ी सोच समझ के करनी होती है। और इसके लिए हमें अमाउंट ऑफ सोर्स रिसोर्सेज की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है ना। बहुत सारे रिसोर्स हमें इसके लिए जरूरी होते हैं। अगर ये छोटा सा है तो हम कर लेते हैं भाई, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है यही, और कर लेते हैं फिर लास्ट। मैम कर दी मैम, खत्म कर दीजिए आज ये। हाँ जी बिल्कुल लास्ट है ये, बिल्कुल। फिर कल जल्दी जल्दी हम सेकंड ये 4th चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपना। देखो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, नकल, है ना। इसका मतलब क्या होता है, नकल। जब हम किसी चीज की नकल करते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जब पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, या एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे वो क्या करें, उस रियल एनवायरनमेंट को क्या कर लें। पायलट को जैसे हम जब एस्ट्रोनॉट चांद पे जाने से पहले नॉर्मल अपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो चांद पे चले गए, है ना। उनके एक तरीके से नकल करके वो चीजों को सीखते हैं, समझ रहे हो। यस मैम। हाँ जी, यस। तो ये ऐसे ही होते हैं। दे आर क्वाइट सिमिलर टू द एक्चुअल फ्लाइट कंडीशन, ये बिल्कुल एक्चुअलिटी की तरह सिमिलर होते हैं। ज्यादातर यूज इनका पायलट और एस्ट्रोनॉट के लिए किया जाता है, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या होती है, मॉक ड्रिल्स। हाँ हाँ बिल्कुल। इसकी एडवांटेज क्या है, दे आर इकोनॉमिक एट द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए क्या होता है, इकोनॉमिक होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब ज्यादा खर्चे वाली बात नहीं होती है। लंबे टाइम के लिए एक बार तो खर्चा आता है करने में, लेकिन आगे उसको बहुत सारे यूज हो सकते हैं, उसके लंबे टाइम तक ये चीज चल सकती है, ठीक है। और सेफ्टी, अगर पहले हम डायरेक्ट उसको ये बताए बिना कि भाई एस्ट्रोनॉट को कि तेरे को किस तरीके से चीजें हैंडल करनी है, और डायरेक्ट उसको चांद पे भेज दे, फिर उसको पता चले अब क्या करूंगा, है ना। पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और इसकी लिमिटेशन एक ही है कि इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, एक बार हमारा खर्चा ज्यादा आता है इस चीज पे। ट्यूटोरियल मेथड के अंदर क्या होता है, देखो ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। इसमें क्या होता है, टीचिंग स्मॉल ग्रुप होता है। हम किसी भी स्मॉल ग्रुप के अंदर हम क्या करके दिखाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करके दिखाते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट। अब जैसे मान लो कोई मैथ की प्रॉब्लम है, मैथ का कोई क्वेश्चन है, मैं आपको वो सॉल्व करके दिखा दूं, तो वहां पे मैंने क्या दिखा दिया, आपको करके दिखा दिया ना, उसका आपने देख लिया कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। या किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करवाना हो, या किसी की प्रॉब्लम को, छोटे समूह की प्रॉब्लम को एक हमें क्या करना हो, खत्म करना हो, ठीक है। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड गाइडिंग द स्टूडेंट एज पर देयर नीड। मतलब एक ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और ट्यूटोरियल मेथड लगभग थोड़ा सा सेम है, सेम सेम चीजें आती हैं इनके अंदर, लेकिन इसमें बस इतना है कि हम क्या करते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर बताना। इसमें मैम लिखा है छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको बच्चों को पढ़ाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जैसे कोई थ्योरी है उसको न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू उनको समझाना, ताकि उनको समझ में आ जाए कि मेन उसका एम क्या है, मेन उसका जो प्रिंसिपल है वो उन चीज़ों का क्या है, इस तरह से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। तो मैम यहाँ अब पे जैसे हाँ जैसे जी, मैम अब आप पढ़ा रहे हो तो ये नहीं हो सकता ट्यूटोरियल में। हाँ बिल्कुल आ सकता है ये। जी। देखो हाँ जी, ये यहाँ पे हम हर एक स्टूडेंट की नीड की तरफ ध्यान रखते हैं, है ना। हम उनको किसी भी कंसेप्ट, ये वही बात बोल रही कि भाई हाँ हम यहाँ पे किसी भी जो हमने नॉलेज गेन की है, हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करने का काम करते हैं, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, जो किस तरीके से उपयोग में आएंगी, ठीक है।
एडवांटेज क्या है इसका, फोकस करते हैं, हमारा अटेंशन है ना, एक अटेंशन गेन करना ये काम करते हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं यहाँ से, और कंट्रोल रहता है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। डिफिकल्टी क्या है कि एक तो इफ द ट्रेनिंग आर वेरी ग्रेटली इन एबिलिटी, अगर पहले ही एक अच्छा मेथड लेके आना, ठीक है, अगर आपका जो ट्रेनी है वो खुद ही ग्रेट, उसके अंदर एबिलिटी ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है ये। अरे ये क्या आ गया, मैम हाँ जी, मैम ये तो मैम मदान वाले बुक में मैम दे दिया है मैम कि इसमें लर्नर सेंटर मेथड में ये आ गया है, ब्रेन स्ट्रोमिंग और ये स्टिमुलेशन मेथड और ये ट्यूटोरियल ग्रुप। नहीं नहीं, लर्नर सेंटर्ड में कहाँ आएगा, मैम पेज नंबर, ये मैम मिक्स हिंदी, के अंदर है। मैम हिंदी की बुक किसी के पास है तो पेज नंबर 130 पे देखिए मैम, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंदर ये सब आ गया है। और मैम नहीं इसमें ये मैम मिक्स के अंदर पार्ट है, हाँ जी, अच्छा ठीक है मैम, आपको हम फोटो खींच के भेजेंगे मैम व्हाट्सएप पे। हाँ, ये उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रखा होगा, शायद मिसप्रिंट हुआ होगा, लेकिन ये इधर मिक्स ये मिक्स मैम वाले का पोर्शन। मिक्स में ही है ये, मिक्स में हाँ, ही है ये। हम्म। तो यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये लास्ट बिल्कुल आसान है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन का तो आपको पता ही होगा कि भाई जैसे हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं ना बहुत सारी चीजें, कि भाई इसका, अब मान लो कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नया क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो पहले उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि भाई देखो हमने ये बनाया है और आप उसको देखो। लर्निंग बाय डूइंग पे बेस होता है ये, बेसिकली हम करके दिखाते हैं। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या था, कल्पना वाली चीजें, और कंक्रीट क्या है, जो हमारी सेंसेस के अंदर है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, शो करना किसी चीज को। जैसे वो ये डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ही आता है ना, जैसे जो वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे, उसकी क्या है, खाने बनाने की है ना, कुकिंग से रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं हम एक तरीके से, वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसमें वर्बल एक्सप्लेनेशन भी होती है, साथ में वर्बली भी बोलता है, ठीक है, डिस्प्ले भी करता है, यूजिंग करता है फैक्ट को, आइडियाज को, प्रोसेस को, ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन भी इसमें क्या की जाती है, यूज की जाती है। समझ रहे हो, डेमोस्ट्रेट करना, डेमोस्ट्रेट मतलब जैसे आप ये योगा में भी तो ऐसे ही करते हो ना, आप अपने आप को डेमोस्ट्रेशन करते हो, करके दिखाते हो चीजों को आसनों के अंदर। समझ आ रही है बात, ये यस हमारे मैम। फील्ड में हो गया। लेकिन बहुत सारे फील्ड में ऐसा होता है कि कोई सेंस के अंदर होती है और हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों की तरफ जाते हैं, कल्पना वाली चीजों को हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू दिखाते हैं कि भाई हमने ये चीज फील की थी और हमारा एक, हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें ऐसा कुछ लग रहा है, तो वो पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा आपको कि देखो, पहले जैसे मान लो एटम नहीं था, है ना, परमाणु की खोज नहीं हुई, तो जब जिसने परमाणु की खोज की होगी उसने भी तो बताया होगा लोगों को कि देखो मैं करके बताता हूँ कि यहाँ पे देखो क्या है, ये छोटे छोटे क्या चल रहे हैं, ये एटम होते हैं, ये परमाणु होता है, तो वहां पे भी तो उसने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज किया होगा, है ना। तो हम कंक्रीट से कहाँ पे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी जाते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी, देखो ये एक्सप्लेन करता है मटेरियल, ऑब्जेक्ट, आइडिया को, ठीक है। यहाँ से नहीं इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके, पूछे जाएंगे मतलब आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर द अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन कोग्निटिव, कोग्निटिव लेवल के लिए बहुत जरूरी काम आता है ये। अफेक्टिव या साइकोमोटर पे काम करे या ना करे, लेकिन कोग्निटिव लेवल पे बहुत काम करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कई बार साइकोमोटर लेवल पे और इफेक्टिव लेवल पे भी काम कर जाता है ना, जैसे स्किल्स सिखाने के लिए भी हम पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, कई बच्चे उस डेमोन्स्ट्रेशन से ही सीख जाते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ। कोई भी एक्सपेरिमेंट क्लास में करके दिखाते हैं टीचर, तो पहले उस एक्सपेरिमेंट को खुद करके दिखाएगा, मतलब वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और फिर बच्चे को बोलेगा कि तुम्हें जैसे जैसे मैंने किया एग्जैक्टली तुम्हें भी वैसे वैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ उसका मोटिव बच्चों को करके दिखाना है, उनसे कुछ करवाना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसकी लिमिटेशन। और अगर इसी के अंदर वो बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करता है तो ये उसकी लिमिटेशन में नहीं आएगा। लेकिन अभी लिमिटेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी मिल पाती है जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में, वो सिर्फ देखते रहते हैं कि अगला कर क्या रहा है, खुद थोड़ा कम इन्वॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। ये थे आपके मिक्स और
कौन से वाले? टीचर सेंटर्ड कर लिए हमने, मिक्स वाले कर लिए। ठीक है चलो। हाँ जी, कौन करवाएगा चैंटिंग? मैम प्रियंका मैम श्लोक बहुत अच्छा सुनाती हैं। हाँ जी प्रियंका प्रियंका डांगी। जी, आप करवा दो फिर आज। ओके मैम। हाँ जी। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रफ करेंगे, आंखों की और चेहरे की अच्छे से मालिश करेंगे और सुखपूर्वक आंखें खोलेंगे। हरिओम। हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। हाँ जी, अब आप सभी जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हरिओम मैम।